नमस्कार दोस्तों, होम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए हृदय से संबंधित क्या रोग होते हैं और इसके साथ साथ जो है इसमें कौन कौन से आहार दिए जाते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। और ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, नेट हो, जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, सारी चीज़ के लिए ये आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैंने यहाँ पर एक ही वीडियो में सारी चीज़ों के हृदय से संबंधित सारा टॉपिक को यहाँ पर कवर किया है। और हृदय के बारे में पूरा डिटेल, इसका फंक्शन देखना हो तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे। शरीर क्रिया विज्ञान जो प्लेलिस्ट में है आपका, उसमें आप जाएंगे। वहाँ पर आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी में हार्ट के बारे में आपको पूरी जानकारी वहाँ पर मिल जाएगी। कैसे वर्क करता है, क्या उसके फंक्शन होते हैं, सारी चीज़ों को हमने वहाँ पर बता रखा है। आज यहाँ पर आपको बताएंगे हृदय से संबंधित रोग और हृदय में कौन कौन से आहार दिए जाते हैं और कौन से आहार वर्जित होते हैं। तो आइए देखते हैं, ये हमारा टॉपिक है और ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए, हृदय रोग में आहार, इसको हम कार्डियोवैस्कुलर के नाम से भी जाना जाता है, यानी कार्डियोलॉजिस्ट मतलब हृदय रोग विशेषज्ञ। यानी कार्डियो शब्द यदि आ जाए तो कार्डियो का मतलब ही होता है हृदय, तो उसी से आप जानिएगा। तो कार्डियोवैस्कुलर, तो इसको बोलते हैं कार्डियोवैस्कुलर में आहार क्या देते हैं, डाइट इन कार्डियोवैस्कुलर, डाइट इन हार्ट डिजीज, तो ये आप इसके नाम से भी जान सकते हैं। तो अब आते हैं, सबसे पहले हृदय के रक्तचाप को चेक करने के लिए क्या होता है, स्फिग्मोमैनोमीटर होता है। क्या होता है, स्फिग्मोमैनोमीटर होता है, जिसके द्वारा हृदय के ब्लड प्रेशर को चेक करने के लिए, यानी हृदय के रक्तचाप को चेक करने के लिए किया जाता है। और इसके साथ साथ जो हमारा नॉर्मल रक्तचाप होता है, हमारे ब्लड प्रेशर जो होता है नॉर्मल, क्या होता है 120/80 mmHg, यानी मिलीमीटर ऑफ मरकरी। इसका फुल फॉर्म क्या है, मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। 120 जो है अपॉन 80, 120 जो होता है वो सिस्टोलिक रेट होता है और जो 80 होता है वो डायसिस्टोलिक रेट होता है। ये इतना नॉर्मल होता है। जब इससे ज़्यादा की स्थिति होती है तो उस समय उच्च रक्तचाप की कंडीशन आती है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पर है हृदय रोग। हृदय रोग कब होता है कि जब हमारा हृदय, गुर्दे और इसके साथ साथ मस्तिष्क, कौन कौन, जब हमारे हृदय में, गुर्दे में या मस्तिष्क को रक्त पहुंचाने वाली जो धमनियां होती हैं उनमें विकार उत्पन्न हो जाता है या किसी कारण से अवरोध उत्पन्न हो जाता है, उसी स्थिति को हम हृदय रोग कहते हैं। उस समय क्या होता है, ऑक्सीजन और जो पोषक तत्व होते हैं रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में पहुंचते हैं, वो पहुंच नहीं पाते हैं और इसी अवस्था को ही क्या कहते हैं, हृदय रोग कहते हैं। तो हृदय रोग में आप जानिएगा कि जब हृदय, गुर्दे और मस्तिष्क में जो रक्त ले जाने वाली धमनियां होती हैं उनमें विकार उत्पन्न हो जाए, अवरोध उत्पन्न हो जाए, जिसके कारण से वो ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को वहन नहीं कर पाती हैं और वो अवरोध उत्पन्न हो जाता है, इसी अवस्था को हृदय रोग कहते हैं। अब इसकी देखिए, जो हार्ट डिजीज होता है, इसमें दो हृदय रोग में आते हैं, टाइप्स में आते हैं। क्या क्या है, एक आता है एथेरोस्क्लेरोसिस, दूसरा होता है उच्च रक्तचाप। सॉरी, यहाँ पर एक बंदर भी है, छत पर रहता है तो उसी की आवाज से आवाज आती है यहाँ पर, तो प्लीज सॉरी इसके लिए। अब हमारा आता है एथेरोस्क्लेरोसिस और उच्च रक्तचाप। अब देखिए, जो एथेरोस्क्लेरोसिस होता है ये भी हृदय रोग में, इसमें क्या होता है एथेरोस्क्लेरोसिस में, जब अधिक कैलोरी युक्त आहार का सेवन करते हैं या संतृप्त वसा या कोलेस्ट्रॉल युक्त भोजन, यानी सैचुरेटेड फैट और कोलेस्ट्रॉल युक्त भोजन का ज़्यादा सेवन करते हैं, और उसके बाद मानसिक तनाव या चिंता होता है, मानसिक प्रेशर होता है, ऐसी अवस्था में एथेरोस्क्लेरोसिस नामक हृदय संबंधी बीमारी हो जाती है। और इसमें क्या होता है, इसमें मुख्य रूप से जो हमारे वसा है, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड का नलिकाओं में जमा, यानी जो हमारी धमनी जो रक्त को ले जाती हैं, इनकी जो रक्त की जो नलिका होती हैं, इन रक्त नलिकाओं में वसा, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड क्या होते हैं, इसमें जमा होने लगते हैं। तो इसमें जो जमा होने लगते हैं, इसकी जो पाइप होती है वो क्या हो जाती है, इसकी जो पाइप होती है वो सक्रिय हो जाती है। यानी एक जो मोटी पाइप मान लीजिए कभी नली में भर जाता है, जो पानी ले जाने वाली जो ड्रेन होती है, वो जब भर जाती है तो क्या होता है, पानी जो धीरे धीरे जाने लगता है। वैसी ही कंडीशन हमारी धमनियाँ होती हैं, जब उसमें हमारे
वसा, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड होते हैं, ये धमनियों की जो नलिकाएं होती हैं उसमें किनारे किनारे जमा होने लगते हैं। तो इसकी जो लाइन होती है रक्त जाने वाली, वो क्या हो जाती है, सक्रिय हो जाती है, पतली हो जाती है, जिससे रक्त धीरे धीरे या रुक रुक के जाता है। और कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि पूरा ब्लॉक हो जाता है, और जब रक्त नहीं ले जाती है तो यहाँ जम जाती है, जिससे व्यक्ति की डेथ भी हो जाती है, जब रक्त का प्रवाह धमनियों में नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर जानिए एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है कि जब धमनियाँ होती हैं उसमें वसा, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड की नलिकाओं में जम जाती हैं, ऐसी इसी को ही एथेरोस्क्लेरोसिस रोग कहते हैं। अब आता है ये जो एथेरोस्क्लेरोसिस रोग होता है, इसकी 4 अवस्थाएं होती हैं। जो लास्ट स्टेज होती है जिसका सही तरीके से इलाज नहीं होता तो व्यक्ति की डेथ भी हो जाती है। क्या है पहली स्तर, जो हमारी रक्त धमनियाँ होती हैं उसमें वसायुक्त धब्बे से पदार्थ जमने लगते हैं। यानी मान लीजिए कि यहाँ पर ये रक्त ले जाने वाली धमनियाँ है, मान लीजिए ये ले जाने वाली है, इसमें क्या होते हैं, जो वसा के छोटे छोटे होते हैं, इसमें क्या होते हैं, ये धब्बे जैसे बनने लगते हैं। किसमें, जो रक्त ले जाने वाली धमनियाँ होती हैं, और ये जमने लगते हैं, धीरे धीरे नलिकाओं में क्या होते हैं, वो जमने लगते हैं। तो यहाँ ये पहली अवस्था होती है। दूसरी अवस्था में क्या होता है कि जो धमनियों में वसा, कोलेस्ट्रॉल युक्त पदार्थ महीन रेसे जैसे बनने लगते हैं। अभी तो ये धब्बे जैसे बनने लगते हैं, फिर धीरे धीरे क्या होता है, ये महीन महीन रेसे जैसे बनने लगते हैं। क्या होते हैं, धीरे धीरे ये महीन महीन रेसे जैसे बनने लगते हैं। जो धब्बे हैं वो किस में बन जाते हैं, रेसे जैसे बन जाते हैं। और ये जो रेसे होते हैं इसमें वसीय अम्ल, कार्बोज, प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल, तो यानी ये सब क्या होते हैं, ये पतले पतले रेसे होते हैं, बनने लगते हैं। और इसमें जो क्या होता है, जो कैल्शियम और रेसे होते हैं ये इसमें क्या होते हैं, ये इसमें आने लगते हैं। तो इसके साथ तीसरी अवस्था में क्या होता है कि तीसरी अवस्था में जो धमनियों में जमे वसा होते हैं, कोलेस्ट्रॉल नरम होकर घाव बना लेते हैं। यानी जो आपको ये दिख रहा है, ये पतले पतले जो रेसे होते हैं ये धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, वो पूरी धमनियों में घाव जैसे बना लेते हैं। क्या होते हैं, वो घाव जैसे बना लेते हैं, सिरोसिस जैसा हो जाते हैं, घाव हो जाता है, जिससे कभी कभी इसमें से रक्त स्त्राव भी होने लगता है। यानी क्या होते हैं, ये क्या होता है, इसमें रक्त यानी ब्लड भी अंदर की धमनियों में बहने लगता है। एक तो धमनियों से रक्त बह रहा है, लेकिन जो धब्बे जैसा ये बनने लगते हैं और इसमें रेसे जो बनने लगते हैं उसी में से ही ब्लड निकलने लगता है। और ये ब्लड क्या होते हैं, जब ये निकलने लगते हैं तो निकलने के बाद क्या होते हैं, धब्बे जैसे, कहने का मतलब थक्का जमने लगते हैं। रक्तस्राव होगा, फिर सूखेंगे, तो सूखेंगे क्या होंगे, वो क्या होते हैं, थक्के जैसे बीच बीच में नालियों में ये बनने लगते हैं। यानी जो धमनी की नलिकाएं हैं उसमें क्या होती हैं, बीच बीच में ये थक्के जैसे बनने लगते हैं। जब ये थक्के जैसे बनने लगते हैं तब इनकी चौथी अवस्था आती है। अब ये जो रक्तस्राव होता है, ये थक्के जब जमने लगते हैं तो जब हमारी जो धमनियों से जो प्रेशर से रक्त आ रहा है, क्या होगा, जब इसको जाने का रास्ता नहीं मिलेगा तो क्या होंगे, ये धीरे धीरे रुक रुक के जाएगा। धीरे धीरे धमनियों में बहेगा रक्त, हमारी पूरी बॉडी में क्या होगा, वो रुक रुक के जाएगा। जब ये रुक रुक के जाएगा तो क्या होगा, ये ब्लड प्रेशर जो है बहुत ही ज़्यादा, इसका प्रेशर दबाव पड़ेगा। और जब ऐसी कभी कभी अवस्था होती है, इस तरह से ये जम जाते हैं कि पूरी नालियों को जाम कर देते हैं, पूरी नलिकाओं को क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। और जब ऐसी अवस्था हो जाती है तो हमारा जो रक्त का बहना है वो क्या होता है, वो रुक जाता है। जब रुक जाएगा तो ब्लड हमारा जा नहीं पाएगा और असहनीय पीड़ा होती है हृदय में, जिसकी वजह से व्यक्ति की डेथ हो जाती है। और इसी को ही हार्ट अटैक भी कहते हैं, हृदयाघात भी कहते हैं, हृदय आघात भी कहते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं हमारी एथेरोस्क्लेरोसिस। तो ये मैं समझा चुकी हूँ आपको। और ये जो मैंने यहाँ पर स्टेप पढ़ाई हूँ, ये स्टेप आपका नेट के एग्जाम में ऐसे ही सेम पूछा गया था। इसकी स्टेप को पहली अवस्था में क्या होता है, दूसरे में क्या है, तीसरे में क्या है, चौथे में क्या है। तो पहला आप जानिएगा कि वसायुक्त धब्बे बनने लगते हैं, फैट जमा होने लगते हैं। दूसरी अवस्था में रेसे जैसे, फाइबर जैसे बनने लगते हैं। तीसरी अवस्था में ये थक्के जैसे उस नलिकाओं में जमने लगते हैं, और थक्के जमने लगते हैं तो लास्ट स्टेज में व्यक्ति की डेथ हो जाती है। तो ये इसकी जो होती है स्टेज होती है। और इसमें क्या है, इसके उपचार क्या है, धूम्रपान को रोका जाए, यानी धूम्रपान ना किया जाए इसमें जो भी कर रहे हैं जिसको ये रोग हो। कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम किया जाए, और इसके साथ साथ जो वजन ज़्यादा हो गया हो वजन को कम किया जाए, और तनाव से मुक्त हुआ जाए। क्योंकि जब तनाव ज़्यादा होगा, मानसिक प्रेशर होता है, तो इससे भी हृदय पर ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ता है। तो ये चीज़ें होती हैं इसके उपचार के लिए।
और इसके में भी आहार में आपको यहाँ पर डिटेल बताएंगे। अब दूसरा यहाँ पर आता है उच्च रक्तचाप। अब देखिए उच्च रक्तचाप में क्या होता है, हमारी जो धमनियाँ होती हैं, धमनियों में जो रक्त का प्रेशर होता है बहुत तीव्र होता है, क्योंकि जब वो रक्त ब्लड से हृदय से ले करके धमनियों के माध्यम से बहुत ही प्रेशर वेग से जो होता है वो हमारी बॉडी में जाता है। तो ये होता है हमारा वो धमनियों के दबाव। देखिए धमनियों के जो दबाव से ही रक्त का प्रवाह पूरी बॉडी में होता है और इसी को ब्लड प्रेशर कहते हैं। यानी ब्लड प्रेशर का मतलब धमनियों के माध्यम से जो रक्त जो है जब बहता है रक्त नलिकाओं में, उसी को ही ब्लड प्रेशर कहते हैं। देखिए हमारे जो हृदय होते हैं, मैंने इसको पढ़ा रखा है, आप जाएंगे आप लिस्ट में वहाँ आपको मिल जाएगा हृदय के बारे में डिटेल। तो हृदय के 4 पार्ट में डिवाइड है, 2 आलिंद होते हैं, 2 नीले होते हैं। और जो आलिंद होता है उसमें पूरे शरीर से रक्त जो है बाएं आलिंद में आता है और इसके साथ साथ नीले में रक्त जो भर जाता है और ये उसके बाद शुद्ध होने के लिए फेफड़े में जाता है। फेफड़े से शुद्ध होकर के पुनः रक्त हृदय में आता है और हृदय के माध्यम से पूरी धमनियों में हृदय से धमनियों में रक्त जाता है और धमनियों से पूरे शरीर में पहुंचता है। तो ये पूरा फंक्शन होता है जिसको मैंने बहुत शॉर्ट में आपको यहाँ बताया। और इसमें सबसे पहले जो रक्त जो है हृदय में आलिंद में आता है। आलिंद में जब भर जाता है तो इसके कपाट बने होते हैं बीच में, वहाँ से नीले में जाता है और नीले के जब कपाट खुलते हैं तो पूरी धमनियों में इतना प्रेशर से जो है रक्त धमनियों के माध्यम से पूरे शरीर में जाता है। तो यही हमारा क्या होता है, ब्लड प्रेशर होता है। हमारा जो हृदय होता है इसमें 2 क्रियाएं होती हैं, एक संकुचन की और एक प्राकुंचन की। संकुचन का मतलब होता है सिकुड़ना और प्राकुंचन का मतलब होता है फैलना। तो जब ये संकुचित होते हैं, यानी जिसको संकुचन का मतलब होता है सिस्टोलिक प्रेशर, क्या होता है सिस्टोलिक प्रेशर, और डायसिस्टोलिक का मतलब होता है उसका फैलना, तो प्राकुंचन जिसको बोलते हैं। देखिए जब सिकुड़ता है इसका जो रेट होता है 110 से 145 mmHg होता है, इसका जो प्रेशर होता है। अब जो डायसिस्टोलिक होता है इसका जो प्रेशर होता है 70 से 90 जो है मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। तो ये दोनों प्रेशर, जो डायसिस्टोलिक होता है इसका रेट कम होता है, इसका रेट ज्यादा होता है। लेकिन जो भयावह स्थिति होती है, जब इसके रेट में ज्यादा बढ़ोतरी होती है तो उस समय व्यक्ति की डेथ के अलावा उसका कोई इलाज नहीं होता है। तो इसकी स्थिति जब होती है बहुत ही भयानक स्थिति होती है। तो यहाँ पर हमने ये रेट बता रहे हैं सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक की। तो संकुचन का मतलब क्या होता है, जब ये सिकुड़ती है तो अपना जो रक्त होती है पूरा दे देती है, धमनियों में चला जाता है। तो ये चीज 110 से 145 रेट होता है। और जब ये फैलता है तो ये पूरे रक्त को क्या होता है, पूरे शरीर से जो रक्त हृदय आलिंद में जाता है वो क्या करता है, उसको लेता है। तो यानी कहने का मतलब डायसिस्टोलिक का मतलब पूरे रक्त को हृदय दे देता है और सिस्टोलिक का मतलब होता है पूरे रक्त को क्या देता है, वो दे देता है, कहाँ पर, पूरे शरीर में। और डायसिस्टोलिक का मतलब है जब वो फैलता है यानी प्राकुंचन होता है तो पूरे शरीर से रक्त को वो लेता है। तो ये 2 कंडीशन होती हैं सिस्टोलिक की और डायसिस्टोलिक की। इसको सकुंचन कहते हैं, इनको प्राकुंचन कहते हैं। अब आता है रक्तचाप जो है वो हृदय के संकुचन के साथ बढ़ता है और प्राकुंचन के साथ घटता है और ये जो है घटता बढ़ता रहता है और इसी से ही हमारा प्रेशर, ब्लड प्रेशर को हम लगाते हैं अंग को। अब आता है हमारा ये जो ब्लड प्रेशर होता है, ये ब्लड प्रेशर ये पल्स प्रेशर के माध्यम से इसका अनुमान लगाते हैं। अब जो हमारा प्रेशर यहाँ पर चेक करते हैं कितना ब्लड प्रेशर है, तो हमारा जो ये रेट होता है ये नॉर्मल रेट होता है और हमारा पल्स प्रेशर जो होता है 40 से 45 mmHg होता है। क्या होता है, मिलीमीटर ऑफ मर्करी। 40 से 45, यदि इतना हमारा ब्लड प्रेशर ये नॉर्मल है और इसके साथ साथ जो पल्स प्रेशर है वो 40 से 45 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है। जब इसके रेट में बढ़ोतरी होगी यानी हमारे ब्लड प्रेशर क्या है, बढ़ोतरी हो रही है। तो इसी को पल्स प्रेशर के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए प्रेशर में अंतर बताता है, यानी जब ये दोनों में ज्यादा, देखिए ये दोनों में जब ज्यादा अंतर, तो इतना अंतर होना चाहिए 110, 145 और इसका 70 से 90 होता है। जब इनमें ज्यादा अंतर दिखाई पड़ने लगता है तो क्या होता है, उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर। जब इन दोनों में इसके अंतर 110 से 145 से ज्यादा 200-250 होने लगता है, ये 90 से 110 से 120 होने लगता है, 105 होने लगता है, तो उस कंडीशन में जब ज्यादा अंतर दिखाई पड़ने लगता है वही स्थिति हाई ब्लड प्रेशर की होती है। तो ये चीजें हो गई। और ये हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है यहाँ पर हमने 3 भागों में डिवाइड किया है जो मुख्य रूप से होते हैं। एक होता है एसेंशियल
ब्लड प्रेशर, दूसरा होता है डाइवर्जेंट और तीसरा होता है कन्वर्जेंट। अब देखिए जो हमारा इसेंशियल होता है इसमें मशीन के द्वारा चेक करते हैं, अगर इससे नॉर्मल होता है तो नॉर्मल है, यदि इससे ज़्यादा होता है, इससे ये आपका बढ़ रहा है, तो यानी आप जो है अलर्ट में आ गए हैं। आपको अलर्ट होना है, आपके खान पान पर ध्यान देखना है, आपके वर्क में वर्क क्या कर रहे हैं, क्या चीज़ें खा रहे हैं, इन सब चीज़ों पर ध्यान देना है। यानी मशीन के द्वारा चेक करके अलर्ट बताते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, कि मतलब कि एक बॉर्डर लाइन में आप आ चुके हैं, ब्लड प्रेशर की कंडीशन में आप आ चुके हैं, हाई ब्लड प्रेशर में। तो इसके बाद यदि इस पर आप कंट्रोल नहीं किए गए तो इस कंडीशन यानी डाइवर्जेंट ब्लड प्रेशर की स्थिति में आप आ जाएंगे। देखिए डाइवर्जेंट में क्या होता है, जब सिस्टोलिक प्रेशर जो है डायसिस्टोलिक से अधिक हो जाता है। देखिए सिस्टोलिक प्रेशर जो है अधिक बढ़ जाता है, किससे? जब डायसिस्टोलिक से सिस्टोलिक प्रेशर अधिक हो जाता है, उसी स्थिति को बोलते हैं डाइवर्जेंट। क्या होता है? डाइवर्जेंट। ये कब होता है? जब शरीर का वजन बढ़ रहा है, मोटापा हो रहा है शरीर में, और इसके साथ साथ ये गर्भावस्था की स्थिति में होता है। तो सिस्टोलिक, तो याद रखना डाइवर्जेंट जो डाइवर्जेंट हाई ब्लड प्रेशर होता है, तो ये जो डाइवर्जेंट हाई ब्लड प्रेशर होता है, इसमें क्या होता है, सिस्टोलिक प्रेशर डायसिस्टोलिक से अधिक हो जाता है। और इसके बाद इसमें क्या होता है, या तो वजन बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो, मोटापा बहुत ज़्यादा हो, और इसके साथ साथ एक गर्भावस्था की स्थिति में ये हमारा डाइवर्जेंट हाई ब्लड प्रेशर पाया जाता है। तीसरी जो स्टेज आती है, इसकी तीसरी होती है कन्वर्जेंट। क्या होती है? कन्वर्जेंट स्टेज होती है, बहुत ही भयानक स्थिति होती है, खतरनाक स्थिति होती है। इसमें क्या होता है कि जब दोनों प्रेशर एक साथ बढ़ते हैं, यानी डाइवर्जेंट भी बढ़ रहा है और सिस्टोलिक रेट भी बढ़ रहा है और डायसिस्टोलिक रेट भी बढ़ रहा है, यानी ये भी आपका 145 से 80, 200, 250 बढ़ रहा है, और ये 90 से 100, 105, 110 हो रहा है, 120 हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट। याद रखना, कन्वर्जेंट की जो स्थिति होती है, जब सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक एक साथ दोनों बढ़ते हैं, इस स्थिति को क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट। डाइवर्जेंट क्या होता है? जब सिस्टोलिक रेट केवल बढ़ता है और डायसिस्टोलिक नहीं बढ़ता है, यानी सिस्टोलिक रेट जो है डायसिस्टोलिक से ज्यादा होता है, उस स्थिति को बोलते हैं डाइवर्जेंट। ये मोटापा में और गर्भावस्था स्थिति में ये देखा जाता है। ये मैंने यहाँ पर आपको इसके प्रकार बता दिया, हार्ट डिजीज के, दो एथेरोस्क्लेरोसिस और हाई ब्लड प्रेशर। अब इसमें देखते हैं ये हमारा आहार क्या होना चाहिए उच्च रक्तचाप में। देखिए इसमें कार्बोहाइड्रेट जो देते हैं, कार्बोहाइड्रेट के बिना एनर्जी हम मिल नहीं सकता है, तो इसके लिए जो आहार लेते हैं वो ग्लूकोज के रूप में ना हो, बल्कि वो हमारा पॉलीसैकेराइड के रूप में हो। पॉलीसैकेराइड में हमारा स्टार्च आता है, जैसे हमारे जो कार्बोहाइड्रेट के प्रकार मैंने पढ़ाया था, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड में आपका क्या आता है? स्टार्च। और मोनोसैकेराइड में आपका आता है ग्लूकोज आता है, फ्रक्टोज आता है। और जो आपका हमारा जो डाइसैकेराइड होता है, उससे मोनोसैकेराइड, ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज आता है। और जबकि पॉलीसैकेराइड में हमारा क्या आता है? स्टार्च, पेक्टिन, गैलेक्टोज, ये सब आते हैं। ग्लाइकोजन आता है, गैलेक्टोज नहीं, ग्लाइकोजन आता है। तो ये सारी चीजें जो होती है हमारी स्टार्च में, यानी जो हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं वो हमारा मोनो और डाई ना हो, बल्कि क्या हो? पॉलीसैकेराइड में जिस पदार्थ में स्टार्च होता है उस पदार्थ को हमें लेना चाहिए, यानी हाई ब्लड प्रेशर वालों को लेना चाहिए। तो अब दूसरा हमारा आता है वसा। असंतृप्त वसा लिया जाए, संतृप्त वसा न ली जाए, क्योंकि असंतृप्त हमारा मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, सूरजमुखी का तेल, पाम ऑयल, ये सारे जो ऑयल होते हैं वो हमारे असंतृप्त वसा में आते हैं, जो हमारे शरीर के लिए कम नुकसानदेह होते हैं और उच्च रक्तचाप में भी कम नुकसानदेह होते हैं। अब कहता है जो प्रोटीन होता है, इसमें सामान्य रूप से यदि आप 2 स्टेज में होते हैं, यानी कहने का मतलब यदि आपको अलर्ट की अवस्था में हो, थोड़ा बहुत आपको ब्लड प्रेशर बढ़ा है, तो आपको जो प्रोटीन है वो नॉर्मल प्रोटीन ले। और यदि आप लास्ट स्टेज में हैं तो आपका जो प्रोटीन है वो प्रोटीन की मात्रा 20% कम कर देना है। इससे बॉडी वेट 60 किलो तो 60 ग्राम लेते हैं, तो उसमें 20 ग्राम क्या होता है? कम कर, यानी 20% क्या होता है हमारा? उसमें कम कर देते हैं। तो ये चीजें होती है हमारी प्रोटीन की मात्रा में। जब ज्यादा स्थिति खराब हो तब उसमें मात्रा में कमी कर देते हैं, नहीं तो नॉर्मल जितना लेते हैं उतना ही प्रोटीन हमें लेना है। और खनिज लवण में, इसमें सारे खनिज लवण लेते हैं, लेकिन सोडियम यानी नमक नहीं लेते हैं। यदि नॉर्मल होता है तो थोड़ी बहुत नमक, ज्यादा मात्रा में नमक ना लें।
क्योंकि इससे हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है। आप जीवन सत्व यानी जो हमारे विटामिन होते हैं, विटामिन सभी लें, इसमें विटामिन सभी पोषक तत्वों की हमें आवश्यकता इसमें होती है, सभी विटामिन की। अब इसमें वर्जित पदार्थ क्या होते हैं? वर्जित पदार्थ में हमारा अधिक नमक न लें, मांस, मछली, मसालेदार भोजन, घी, मक्खन, सूखे मेवे, इन सब चीजें हमारी वर्जित होती हैं। इनका सेवन हाई ब्लड प्रेशर वालों को नहीं करना चाहिए। अब इसमें हमारा आता है आलू। देखिए, मैंने जो बुक में पढ़ा, इसमें बुक में है जो हमारा आलू है पर डे उच्च रक्तचाप में, यानी कहने का मतलब जो स्टेज है इसमें, उसमें 100 ग्राम आलू की मात्रा इसमें दी गई है। क्योंकि जो आलू होता है इसमें स्टार्च के रूप में कार्बोहाइड्रेट होता है, इसमें प्रोटीन भी पाया जाता है, इसमें सोडियम नहीं पाया जाता है। क्या इसमें सोडियम नहीं पाया जाता है? इसीलिए आलू को प्रेफर करते हैं, क्योंकि आपकी बुक में ये चीज़ लिखी गई है, इसलिए मैं यहाँ पर बता रही हूँ। और इसमें आपका मैग्नीशियम और पोटेशियम पाया जाता है। जो मैग्नीशियम होता है ये हमारे ब्लड प्रेशर को कम करने का काम करता है, इसीलिए इसको आपकी बुक में दिया गया है कि हमारे आलू को 100 ग्राम की मात्रा के रूप में लेनी चाहिए। तो ये हमने यहाँ पर टॉपिक आपको क्लियर किया कि कौन सी डाइट के लेते हैं, कौन सा इसमें पोषक तत्व को नहीं लेते हैं, इसकी मात्रा कम लेते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर बताया और इसको मैंने डिटेल किया। तो आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। और मैंने ये वीडियो एक ही वीडियो में सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश की हूँ। आशा करती हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से आप नोट्स बनाएंगे और इसी से ही आप क्वेश्चन भी अपना तैयार करिए। तो ये है मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।